बिहार में तुर्क सत्ता के साथ-साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? सीधा-सा प्रश्न पूछा गया है, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ-साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? यानी बिहार में इस्लामी सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है, ये संस्थापक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है अली मर्दान और ऑप्शन डी है मोमिन आरिफ। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए। देखिए, प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ-साथ इस्लामी सत्ता की जो संस्थापक का वास्तविक श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। और यहाँ पर देखिए बख्तियार खिलजी जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बख्तियार खिलजी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में बात करें तो बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में, कब? बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट यानी भ्रष्ट जो किया था, उसको जो तहस-नहस किया था, वो किया था बख्तियार खिलजी ने। और किस वर्ष किया था? तो 1202 में किया था। ठीक है? तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बना कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और किस वर्ष? तो 1202 में। और यहीं पर प्रश्न बनेगा कि बख्तियार खिलजी को भारत में यानी बिहार में इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी वास्तविक श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था, गुलाम वंश। और इसी गुलाम वंश को कहा जाता है दास वंश। और इसी को कहा जाता है मवलुक वंश। तो यहाँ पर इस तरह से भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए, या दास वंश के संस्थापक कौन हुए, या मवलुक वंश के संस्थापक कौन हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष किया था? अगर स्थापना की बात किया जाए वर्ष, तो 1206 में। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब प्रश्न है, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा गया है, कांटी ताप विद्युत केंद्र जो है ये स्थापित कहाँ पर है, किस जिला के अंदर? ऑप्शन है छपरा, गोपालगंज, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए। कांटी तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? वैसे इस सवाल का जो सही जवाब होगा, कांटी तापी विद्युत केंद्र जो स्थापित है ये मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे अगर बात कर ले कांटी तापी विद्युत केंद्र, इसी का एक और नाम है, इसका जो अन्य नाम है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट। इसी का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इसको याद रखिएगा। इसी का अन्य नाम है कांटी ताप विद्युत केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में, इसी का अन्य नाम यानी इसी का दूसरा नाम है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट। अगर स्थापना की बात करें कि इस प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1985 में कांटी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना होती है मुजफ्फरपुर में, जिसका अन्य नाम है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के
अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे, वो थे आचार्य नरेंद्र देव। और यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी आचार्य नरेंद्र देव। अगर हम लोग बात कर लें बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है जुलाई 1931 में। जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का जो प्रमुख नेता लोग थे, यानी कि जिनके की देख-रेख में इसकी स्थापना हुई, इसमें प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव थे। नरेंद्र देव थे, ये याद रखिएगा, नरेंद्र देव। और नरेंद्र देव के साथ-साथ में जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे और फूलन प्रसाद वर्मा थे। फूलन फूलन प्रसाद वर्मा फूलन प्रसाद वर्मा फूलन प्रसाद वर्मा थे। और इसके अलावे जो जो मुख्य भूमिका में थे वो थे रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ये लोग जो है जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। और कब? तो जुलाई 1931 में। और आगे चलकर यही जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसका एक जो है कि इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, एक नया संगठन बनाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? आचार्य नरेंद्र देव यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में होती है। और इसके जो संस्थापक में मुख्य रूप से जो नेता शामिल थे वो थे नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे। ये लोगों के सहयोग से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में हुई थी। और इसके बाद जो है इसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदल दिया जाता है और नाम बदल के इसका रखा जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, इसी का नाम जो है बदल दिया जाता है और इसका नाम किया जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसी का अन्य नाम है। अगर बात कर लें हम लोग बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नामकरण, यानी इसी जो पहले था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका नामकरण यानी इसी का मॉडिफाई, इसका विस्तार जो किया गया, इसका विस्तार जो किया गया, तो ये विस्तार किया गया था 17 मई 1498 को। 17 मई 1934 को, सॉरी 17 मई 1934 को जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इस सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदलकर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किया गया। इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार हुआ था 17 मई 1498 को। और ये जो बैठक हुई थी, ये बैठक कहाँ पर हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो हुई थी, ये हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अंजुमन इस्लामिया हॉल अंजुमन इस्लामिया हॉल। और ये अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है, ये कहाँ पर? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में स्थित है। यहीं पर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 17 मई 1934 को हुई थी। 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इसका नामकरण हुआ था और ये बैठक हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि इस बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष की बात कर लें, इसी बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को। नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि महासचिव के बारे में बात कर लें, महासचिव कौन बनाए गए थे? महासचिव, तो इस बैठक में ही महासचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण को।
जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो बैठक चल रही थी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जो कि 17 मई 1934 को हुई थी, तो इस बैठक में महासचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। तो ये दोनों ही प्रश्न एक ही प्रश्न से रिलेट कर रहा है। आप लोगों को जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर प्रश्न आया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। और इसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बाद में आगे चलकर नाम बदलकर यानी विस्तार पूर्वक कर दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना जिसका नामकरण 17 मई 1934 को अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। और इसी बैठक में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था और महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है सूची एक में सूची एक में उद्योग है और सूची दो में नगरों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में उद्योग दिया गया और सूची दो में उससे संबंधित नगर दिया गया है। पहला है कागज। कागज जो प्रसिद्ध रूप से ये मिलता है, कागज ये कहाँ पर मिलता है, तो कागज ये डालमिया नगर से संबंधित। और डालमिया नगर देखिए यहाँ पर सूची एक में नगर में पहले स्थान पर, इसके सामने एक हो जाएगा। और सीक्रेट जो है, सीक्रेट मुख्य रूप से ये पाया जाता है, ये यानी इसका जो तैयार किया जाता है वो मुंगेर में। और मुंगेर यहाँ पर देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। और प्लाईवुड जो संबंधित है वो हाजीपुर से संबंधित है। और हाजीपुर देखिए यहाँ का बात करें तीसरे स्थान पर, इसके सामने तीन हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बन रहा है 1 2 3 और 1 2 3 सीरीज देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न में पूछा गया है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात है 918। और यहाँ पर 918 देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगर इसी में और भी प्रश्न पूछा जाए भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात की बात किया जाए तो भारत का लिंगानुपात है 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 943 है। ये हो गया आपका भारत का लिंगानुपात। वैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है 918, जो कि ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात है 943, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या, अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की कितनी कितनी संख्या है। प्रश्न पूछा गया कि बिहार में प्रमंडल की संख्या और अनुमंडल की संख्या कितना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग देखते हैं। बिहार में प्रमंडल की बात करें तो कुल मिला के 9 प्रमंडल है और अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल का जो संख्या है वो 101 अनुमंडल है। 9 और 101, 9 और 101 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और ये तो हो गया आपका प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101। इसके साथ में जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिला की संख्या कितना है। बिहार में जिला की संख्या, बिहार में कुल जिला की बात करें तो 38 जिला है
और अगर पुलिस जिला की बात किया जाए कि बिहार के अंदर पुलिस जिला की संख्या कितना है, पुलिस जिला जो है बिहार के अंदर पुलिस जिला की संख्या 40 है। बिहार के अंदर पुलिस जिला 40 है, तो कौन कौन जिला ये बढ़ जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। बिहार का जो दो पुलिस जिला, एक है नवगछिया, नवगछिया, और ये नवगछिया पुलिस जिला है, और ये किस जिला के अंदर है, ये है भागलपुर जिला के अंदर। और दूसरा जो है, दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा, बगहा। बगहा, बगहा भी पुलिस जिला है लेकिन पूर्ण जिला नहीं है। और बगहा किस जिला के अंदर है, तो बगहा पश्चिमी चंपारण के अंदर। बगहा कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण के अंदर है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जिला की संख्या 38 है, पुलिस जिला की संख्या 40 है। और पुलिस जिला में कौन कौन है, तो नवगछिया जो भागलपुर में स्थित है, और बगहा जो पश्चिमी चंपारण में है। एक सवाल और याद रखिएगा, बिहार में कुल प्रखंड, प्रखंड की बात किया जाए, यह अंचल कार्यालय कितना है, तो ये 534 है। बिहार में प्रखंड या अंचल कार्यालय कितना है, तो 34 है प्रखंड कार्यालय। ठीक है, या इसी को बोलेंगे प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय, वो कितना है, तो 534 है। ठीक है, इन सभी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न की बात किया जा रहा है, और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब देखेंगे। उसके पहले ये समझिए, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना की बात किया जा रहा है, तो स्थापना जो होती है, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और इस समय जो स्थापना हुई थी, इस समय इसका हेडक्वार्टर रांची में बनाया गया था। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, रांची में। और बाद में रांची से इसका प्रधान कार्यालय ट्रांसफर करके लाया गया पटना में। किस वर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना जो इसका हेडक्वार्टर बना, पटना हेडक्वार्टर बना था, वो किस वर्ष बना था, वो बना था 1 मार्च 1951 को। 1 मार्च 1951 से पटना इसका हेडक्वार्टर बना। एक सवाल और आएगा, बिहार लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया। संवैधानिक दर्जा, बिहार लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या था कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजधानी सिन्हा। और यहाँ पर राजधानी सिन्हा, देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं यानी बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में बीपीएससी के जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन है वो है परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई, परमार रवि मनु भाई वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं या महासचिव कहिए। ये वर्तमान समय में बीपीएससी के हेड कौन है, तो परमार रवि मनु भाई। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजधानी सिन्हा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर रांची में था। और पटना इसका हेडक्वार्टर लाया गया कब, तो 1 मार्च 1951 को। और लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग
को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? प्रश्न पूछा गया किस राज्य में, सॉरी किस जिला में, जिला पूछा जा रहा है, जिला में, किस जिला में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? देखिए बात करते हैं 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की जो वृद्धि हुई, वो वृद्धि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुआ तो वो हुआ था मधेपुरा में। और यहाँ पर मधेपुरा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2001 से 2011 के दरमियान सबसे अधिक जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ वो कहाँ पर हुआ? मधेपुरा में। मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो 31.12% था। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर मधेपुरा में कितना? तो 31.12%। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में जो जनसंख्या का वृद्धि दर रहा वो रहा 30.44। 30.44 2001 से 2011 के दौरान किशनगंज का जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 30.44। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक सवाल और याद रखिएगा, और न्यूनतम, ये तो वृद्धि सर्वाधिक था, सर्वाधिक अगर न्यूनतम की बात किया जाए कि 2001 से 2011 के दरमियान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला में रहा? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा वो रहा गोपालगंज में। कहां पर? गोपालगंज। गोपालगंज, और गोपालगंज का जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो था 19.02%, जो कि पूरे बिहार के अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रहा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, अरवल जिले का गठन कब और किस प्रमंडल में आता है? यानी अरवल जिला का जो गठन किया गया किस वर्ष किया गया? अरवल जिला का गठन किया गया, ये अरवल जिला का गठन किया गया है 2000 ईस्वी में। और ये किस प्रमंडल के अंदर आता है? तो ये आता है पटना प्रमंडल के अंदर। यहाँ पर 2000 और पटना प्रमंडल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। ये जो अरवल जिला है ये बिहार का 38वां जिला है। बिहार का 38वां जिला, बिहार का 38वां जिला जो है वो कौन सा जिला है? तो अरवल जिला है। वर्तमान समय में बिहार में कुल 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है, इसको याद रखिएगा। और प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल 101। इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? सुखदेव सिंह का संबंध खेल जो है वो सुखदेव सिंह खेल से संबंधित है यहाँ पर भर्तोतोलन से। और भर्तोतोलन देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बिहार से संबंधित वैशेष सामान्य ज्ञान को पढ़ें, जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए सीधा सीधा मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।